तुम्हारी मेहरारू दूसरे को पप्पी दे रही है। तो रणवीर सिंह ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे की मेहरारू को पप्पी दे ले रहे हैं। कॉर्पोरेट में होते हैं ना, तो हर दूसरे महीने प्रमोशन मिलता है इनको। कहाँ पता नहीं क्राइम की दुनिया में फंस गए। और रीजन है इसका इंटरनल, ये कलेश आंगन में कर रहे हैं, मसला इनका रसोड़े में हुआ है। बंदूकें निकल जाती थी, तलवारें उड़ जाती थी, पिंड बट जाते थे। आज के टाइम पे बीफ मतलब इंस्टाग्राम पे अनफॉलो। जब गलत इतना गलत हो ना तो नहीं हो पाएंगे न्यूट्रल। इंसान है गेयर बॉक्स में। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। दिल्ली से बीजेपी के एमपी है रमेश बिधूरी। उन्होंने खड़े होकर कुछ ये कहा, क्या शालीन भाषा है। क्या मतलब शालीनता जो है वो टपक रही है। कितनी शोभा देता है आपको। नहीं भाई साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है देश के सर्वोच्च, आप देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे, उसकी मर्यादा रखते हैं। आपने क्या शब्द यूज किए। प्रधानमंत्री आपको दिल से माफ नहीं करेंगे। मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। जोक्स अपार्ट, ये बहुत शर्म की बात है कि इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि मैं अपने YouTube चैनल पे दिखाने में शर्मा रहा हूं। यहां देश की पार्लियामेंट में बोलती गई वो। अगर एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी होती तो अब तक पार्टी से बर्खास्त किया जा चुका होता, या कम से कम पार्लियामेंट से बर्खास्त कर देते, जैसे डेरेक ओब्रायन और राघव चड्ढा को किया सवाल पूछने के लिए। अब ऐसा करना, कमेंट सेक्शन में जाना, कुछ लोग यहां भी बोलेंगे कि अरे एक पार्टी के खिलाफ बोल दिया, न्यूट्रल आदमी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। भाई तुम न्यूट्रल नहीं हो पाए, सॉरी भाई। जब गलत इतना गलत हो ना तो नहीं हो पाएंगे न्यूट्रल। इंसान है गेयर बॉक्स नहीं। अच्छा, खबर काफी पहले उठी थी, लेकिन प्रोबेबली आप तक तब आई होगी जब शुभ की ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, जैसे नहीं पता, एक पंजाबी सिंगर है शुभ, जिनका गाना आपने सुना हो ना सुना हो, रील तो बनाई होगी। करे चेक नी बीबा जट दे चले सरदारी, साइल्स इंस्टाग्राम स्टोरी आफ्टर बाइंग स्टारबक्स शोइंग सरदारी फ्रॉम दोस्त की उधारी। म्यूजिक। तो अचानक से कई सारी न्यूज आई। इनका एक इंडिया टूर होना था, बुक माई शो कर रहा था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर ये बोट के ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने अपनी डील कैंसिल कर दी, वो नाव भी डूब गई। और फिर कई सारे क्रिकेटर्स ने इन्हें बारी बारी से अनफॉलो कर दिया। जो हम सबको पता है आज की डेट का सिंगनाद होता है। पहले के जमाने में होती थी खानदानी रंजिश, बंदूकें निकल जाती थी, तलवारें उड़ जाती थी, पिंड बट जाते थे। आज के टाइम पे बीफ मतलब इंस्टाग्राम पे अनफॉलो, है कि नहीं? सही पकड़े हैं। अभी जो शुभनीत है ना, ये थे कोलैटरल डैमेज। मतलब इन्होंने अभी तो कुछ नहीं किया था, ये लपेटे में आ गए। काफी टाइम पहले इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी इसलिए, क्योंकि असली जो मैटर था वो शुभ ने नहीं बल्कि जस्टिन ने किया था। बीबर नहीं, इससे पहले साउथ बॉम्बे की लड़कियां टिकट के लिंक मांगने लगे। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन। अब बिल्कुल समलमडमा रैप गॉड स्पीड में बताता हूं संक्षेप में कि हुआ क्या पूरा मैटर। तो हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। एक दिन अपने पार्लियामेंट में खड़े हुए उन्होंने बोला कि भाई हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक कनेडियन सिटीजन की गोली मारकर हत्या की गई थी, और इसमें इंडियन डिप्लोमेट्स यानी कि इंडियन सरकार का हाथ था। और इसी का हवाला देते हुए इन्होंने इंडिया के कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल भी कर दिया, देश निकाला कर दिया। अब इसी के बदले में इंडिया ने क्या किया, बोला कि भाई ये जो आरोप लगाए हैं ये सरासर झूठे हैं। इसी को लेकर इन्होंने कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया, उनको एक्सपेल किया, और फिर कैनेडियंस के लिए इंडिया के वीजा सर्विसेज भी बंद कर दी। अब ये पूरा मामला हरदीप सिंह निज्जर नाम के इस आदमी पे सेंटर्ड है, जो कनाडा का कहना है कि भाई ये कैनेडियन नेशनल था, ये इनके देश का सिटीजन था, और इंडियंस का मानना है कि ये खालिस्तानी इंसान था। 6 फॉर जस्टिस नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इनके लिंक्स थे। इनकी अपनी भी एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, फलाना ढिमकाना। बट कमिंग टू द पॉइंट कि जो पूरा मामला हुआ है ना, कि एक देश की सरकार का प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट में दूसरे देश की सरकार पर इल्जाम लगाता है, एक दूसरे के डिप्लोमेट को निकाल दिया जाता है, वीजा सर्विसेज रद्द हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब यूजुअली इतना मसला कभी भी उलझता ही नहीं है, या तो हाई कमीशंस के बीच में या हेड ऑफ स्टेट के बीच में, ये पर्दों के पीछे मामला सॉर्ट कर लिया जाता है। बट इतना बड़ा मुद्दा उठा और कई लोगों ने बोला कि भाई ये कनाडा की तरफ से एक बहुत बोल्ड स्टेप था, क्योंकि आपने दुनिया के सामने भारत का बेइज्जत करने की कोशिश तो की, और अब आप बाद में इस चीज को और भी इंटरनेशनली मसला बना रहे हो। और सवाल लाजमी उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है ना, ये जस्टिन भैया, ये छोटी बहू की तरह बिहेव कर रहे थे। ये कई सारे इंटरनेशनल फोरम में भारत के खिलाफ बात कर चुके थे। ये बायोफ्यूल्स अलायंस की मीटिंग थी, उसमें भी नहीं आए थे। G20 हुआ था, उसका स्टेट डिनर भी इन्होंने अटेंड नहीं किया था। और जब इनका प्लेन का एक टेक्निकल स्नैग हो गया था तो इन्होंने असिस्टेंस लेने से भी मना कर दिया था। तो भाई इंडियंस अपनी तरफ से सोच रहे थे कि अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे। और रीजन है इसका इंटरनल, ये कलेश आंगन में कर रहे हैं, मसला इनका रसोड़े में हुआ है क्या कि इनकी जो अपनी कंट्री है कनाडा में, इनकी अप्रूवल रेटिंग इस टाइम पे डाउन है। 10 सीट से इनका गठबंधन की सरकार बनी है, और जो 10 सीट मिली है ये मिली है इनको नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से, जो कि चलाते हैं ये भाई साहब जगमीत सिंह, और ये एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि भाई इनको इंप्रेस करने के लिए इनको डिप्रेस किया जा रहा है। वेल, डिप्रेस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट यू गेट माय पॉइंट। अच्छा, बॉलीवुड का वॉर हो गया, डिप्लोमेटिक वॉर हो गया, क्या बचा? गैंग वॉर, ये भी चल रहा है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी।
अच्छा ना, हरजीत सिंह निज्जर की तरह ही एक और खालिस्तानी थे सुखदूल सिंह, जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गेस करो किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जब भी कोई ऐसी हाई प्रोफाइल हत्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बात आती है तो भाई सीसी में दो ही नाम आते हैं, या तो लॉरेंस बिश्नोई या हमारे गोल्डी बरार। यहाँ है लॉरेंस बिश्नोई, और ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। कॉर्पोरेट में होते हैं ना तो हर दूसरे महीने प्रमोशन मिलता है इनको। कहाँ पता नहीं क्राइम की दुनिया में फंस गए। 5, 6। चलो इससे पहले न्यूज की तरफ बढ़े, आपको एक इंटरेस्टिंग सी बॉलीवुड गॉसिप देता हूं। हाल ही में जवान मूवी के चलते दीपिका पादुकोण चर्चे में आई। क्या एक्टिंग की, ओहो हो। इनकी जवान मूवी रिलीज हुई, सक्सेसफुल हुई, उसकी एक सक्सेस पार्टी लॉन्च की गई और उसी के दौरान कुछ तस्वीरें इन्होंने पोस्ट की, है ना। इंस्टाग्राम पे करूजल पोस्ट था जिसके आखिरी में एक तस्वीर थी जिसमें हमारे एसआर के भैया को पप्पी दे रही थी, है ना, ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन गर्ल। एंड चुपिका नहीं एंड चूंकि दीपिका, अरे यार, एंड चूंकि दीपिका एक भारतीय शादीशुदा नारी है तो इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, कुछ जेलिसी को लेकर और कुछ इंडियन सोसाइटी, आप समझ सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ लोगों ने रणवीर सिंह को भी टैग किया कि देखो तुम्हारी मेहरारू दूसरे को पप्पी दे रही है, तो रणवीर सिंह ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे की मेहरारू को पप्पी दे ले रहे हैं। ये भी ठीक है। और देखो ग्लैमर की दुनिया है, शो बिजनेस है, एक्टर्स हैं, इनका काम है, इनके में चलता रहता है, इसमें कोई ना पैनिक करने वाली बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट अर्जुन कपूर। अच्छा, अगली वाली न्यूज है, इसमें कोई फन एंड एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत सीरियस सी न्यूज है। एक वीडियो वायरल हुई, या जनरली मैं कहूं मैं तो एक कपल का एक एमएमएस वायरल हुआ। हर जगह इसकी चर्चा है, मैं नहीं बताऊंगा कि किसका वायरल हुआ, कहां वायरल हुआ। आई डोंट वांट टू ऐड फ्यूल टू फायर, जिसको पता है उसको पता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत देखो या मत शेयर करो, जिसने देखना है वो देख लेगा, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स कट द क्रैप। एंड अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो ये बात आपको कंसर्न करती है, ध्यान से सुनना। एंड मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिबर्टी लेके बोलूंगा, तो अगर आप अपने घर वालों के साथ देख रहे हो तो उसको ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इजाजत देना। वो कहते हैं ना कि शब्दों पे नहीं भावनाओं पर जाना। आजकल ना आए दिन कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं, कहीं न्यूड सेल्फीज, सेक्स चैट, एमएमएस, है ना, और ये सब करते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वैनिश मोड, यू नो, सब करते हैं ये। एंड वी हैव ऑल बीन देयर, ईदर ऑन द सेंडिंग और रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे कोई मैं मोरल हाई ग्राउंड नहीं लूंगा, तो कहना ये चाहता हूं कि ख्याल रखो इस बात का। एज अ ग्राउंड रूल, नेवर एवर रिकॉर्ड योर प्राइवेट मोमेंट्स, क्योंकि एक बार अगर ये चीज लीक हो गई ना मेरे दोस्त, सारी किंक घुस जाएगी। एंड स्टिल इफ रिकॉर्डिंग योर प्राइवेट मोमेंट्स इज स्टिल योर थिंग, तो भाई आपकी पर्सनल लाइफ है, नो वन टू जज, बट स्टिल डू द बेयर मिनिमम एंड डू नॉट इंक्लूड योर फेस। कम से कम अपना चेहरा इंक्लूड मत करना उसमें, क्योंकि होता क्या है ना कि हो सकता है आप लोग सेफ एनवायरनमेंट में जो कर रहे हो आपको आपके पार्टनर पर ट्रस्ट हो, लेकिन आजकल का टेक्नोलॉजी का जमाना ऐसा है कि सिर्फ एक गलत क्लिक लगता है आपके प्राइवेट डेटा को पब्लिक प्रॉपर्टी बनने में, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इमोशंस का, आपकी प्राइवेसी का। कुछ घटिया यूट्यूबर्स उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको क्लिकबेट करेंगे, उस पर व्यूज छापने की कोशिश करेंगे और जनता बोलेगी कि भाई वेयर इज द प्राइवेसी, वेयर इज द ह्यूमैनिटी, वेयर इज द लिंक। तो बस ये बात थी जो कहना चाहता था। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। न्यूज की बात करें तो पहली तो ऑब्वियसली गाजे बाजे के साथ स्पेशल सेशन में हमारे पार्लियामेंट का हार्डवेयर अपडेट कर दिया गया। मतलब अब से सदन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगेगी। कुछ बेसिक डिफरेंस आपके साथ साझा कर देता हूं। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली वाली सर्कुलर थी, ये ट्रायंगुलर है। अंकल टिप्स टू मैड एंगल्स। एरिया भी बढ़ाकर 64,000 स्क्वायर मीटर्स कर दिया है और लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है, 550 से लेकर 900 और यहाँ 250 से 300। और भी डिफरेंसेस की बात करें तो पुरानी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं थी, ये वाली बड़ी है। पुरानी बिल्डिंग में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। पुरानी बिल्डिंग में भाषा की मर्यादा नहीं थी और इसमें भी कोई भाषा की मर्यादा नहीं है। हार्डवेयर बदला है भैया, सॉफ्टवेयर थोड़ी। ओके, अगला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या फिर अंग्रेजी में कहें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल। एक ऐसा बिल है जो इस हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हुआ, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, विच अकाउंट्स टू अबाउट 181 सीट्स आउट ऑफ ओवर 400 सीट्स। और ये काफी अच्छा कदम है क्योंकि अब 50% पॉपुलेशन को एटलीस्ट 33% ऑफ लॉ मेकर्स रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए अनकंडीशनली और यूनानिमसली पास भी हो गया। और ये बहुत रेयर इंस्टेंस था जहां पर पार्लियामेंट में सर्वदल सहमति यानी कि ऑल पार्टी कंसेंसस देखने को मिला, वरना छोटे से छोटा बिल हो ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे टीचर के जाने के बाद बैक बेंचर। यार इतनी बार घटिया क्लिप्स मत चलाओ, यूट्यूब चैनल है, पार्लियामेंट थोड़ी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि ये बिल अभी लागू नहीं होगा। कुछ सेंसस का मसला है, उसके बाद जाके कभी इंप्लीमेंट करेंगे। बट अभी आने वाले असेंबली इलेक्शंस और अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में तो ये बिल लागू नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बिल अनिश्चितकालीन नहीं है, सिर्फ जब इंप्लीमेंट होगा उसके 15 साल तक लागू रहेगा। उसके बाद ये एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, चाहे तो डिसकंटिन्यू करें और अगर ठीक लगा तो बोलेंगे जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अच्छा, अगली दो न्यूज एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, आपको काफी कुछ इंसाइट्स देंगी, सुनोगे?
हाँ, तो पहले फीस भरो, लाइक करो वीडियो को, और वो डोनेशन भी देना है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप दो ना लाज वगैरह ना तेरे लाइक सब्सक्राइब જોઈએ છે अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में निकाली स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट, जिसमें कई पॉइंट्स पर बात हुई है, बट बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जॉब मार्केट का कोरिलेशन समझाती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मतलब बेसिकली कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट होता है तो भाई उससे जॉब कैसे बढ़ती है, या फिर डिग्री मिलने से क्या जॉब मिलना आसान हो जाता है, और पेंडेमिक के बाद जॉब मार्केट कैसे शिफ्ट हुआ है, ये कुछ बातें बताती है। आपको कई सारी चीजों के बारे में बात की है, पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहां आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग हाईलाइट बताता हूं। पहला तो है अनएम्प्लॉयबिलिटी को लेकर। रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 साल से कम उम्र के लगभग 40% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। बट फिर ये पॉइंट सुनो, रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये जो ग्रेजुएट्स हैं, इनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये छोटे मोटे काम सीखते हैं, इनका स्किल सेट बढ़ता है, तो 35 की उम्र तक जब ये मीन एज आती है तो ये अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 5% तक हो जाता है। अगर मोटा मोटा समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो नौसिखिए ग्रेजुएट्स होते हैं, इन्हें इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती, या अगर मिलती भी है तो वही 15-20 हजार रुपए के पैकेज वाला, जो इतनी लुक्रेटिव नहीं होती, तो जॉब लेते नहीं है। दूसरा तो और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो है वर्किंग कपल्स को लेकर। बताया गया कि जैसे जैसे पति की इनकम बढ़ती है तो पत्नी नौकरी देखना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही पति की इनकम 40,000 की ऊपर होती है तो पत्नी के नौकरी करने की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब इट्स लाइक अ यू शेप्ड रिलेशनशिप। अब जहां तक इसको मैं समझ पाया हूं, जो मेरा इसमें विश्लेषण है, वो ये समझता है कि जो आजकल के न्यू एज कपल्स होते हैं वो पहले स्टेबिलिटी देखते हैं, पहले देखते हैं कि भाई इतना कमा लें कि सब ठीक ठाक चलने लगे, और जब वो स्टेबिलिटी रीच हो जाती है तो फिर बात स्टेटस गेम का हो जाता है। फिर दोनों काम करने लगते हैं और समाज में अपना जो स्टेटस है ना, गाड़ी वाड़ी खरीदना है, ये करना है, अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनना है, तो फिर दोनों काम करने लगते हैं। आप इसको किसी और भी तरीके से समझ सकते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेटा। ये आपको बता देता है कि समाज में हो क्या रहा है, अब वो क्यों हो रहा है, ये आप उसमें उतनी समझ लगा सकते हो, है ना। और ज्यादातर आपको लोग गलत भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो आपका विश्लेषण है वो बेसलेस नहीं है, उसमें कोई डेटा है उसके पीछे एक तर्क है कि नहीं। अच्छा, दूसरी न्यूज सुनो, ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है और ये बताती है कि आज के टाइम में भारतीय बच्चों में फॉरेन जाके पढ़ाई करने की बड़ी चुल है। रिपोर्ट ने बताया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने की एप्लीकेशंस हैं, उनमें 20% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर। और आज की डेट में जितने बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने, इतने पहले कभी नहीं गए थे। अब इसके दो मेजर रीजंस ये हैं कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ी कमी आई है, और स्कॉलरशिप्स में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए भीड़ बढ़ी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ज्यादातर अब एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये टियर 1 नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आ रही है। मतलब दिल्ली और चंडीगढ़ से नहीं, अभी एप्लीकेशंस आ रही हैं आपकी समस्तीपुर से, या कहो आप झरसुगुड़ा से, ऐसे ऐसे सिटीज से बच्चे हो रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो विदेश में जाके पढ़ाएं, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगली न्यूज है फाइनेंस से, और इंडिया, या आज के टाइम पे कहें तो भारत, इसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर एक बड़ी हेडलाइन बनाती है। जेपी मॉर्गन एक ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म है, काफी रेप्यूटेड। इन्होंने हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जिसको आसान भाषा में G-SEC कहते हैं, उसको अपनी इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स की लिस्ट में ऐड कर दिया है। G-SEC फाइनेंस की भाषा में बेसिकली होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि अगर कोई ग्लोबल फंड मैनेजर है और वो इंडिया के G-SEC ले रहा है, यानी कि वो भारत की सरकार को कोई लोन दे रहा है, उसके बदले भारत की सरकार उसको एक सिक्योरिटी देती है, लोन रिपेमेंट करती है। इंडिया के G-SEC जेपी मॉर्गन की बॉन्ड सिक्योरिटी लिस्ट में पहली बार आए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और इसके कई फॉरेन रेमिफिकेशंस हैं, जैसे कि फॉरेन मनी इनफ्लो बढ़ेगा, इंडिया का रुपया बाहर के डॉलर के मुकाबले थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बिल्कुल नूब होकर समझो तो किसी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दर्शाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। जब चाइना के खिलाफ सेंटिमेंट हाई है, ग्लोबली रिसेशन का माहौल चल रहा है, तो इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छी जगह बन जाती है, और इसलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। और ट्रेडर्स मानते हैं कि सबसे अच्छा टाइम है इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और अगर आप एक ट्रेडर हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो बाकी सारे ऐप्स हैं उनमें ब्रोकरेज का चार्ज काफी ज्यादा दिमाग खराब करता है ना। कई सारे ऐप्स होते हैं जो आपके ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज काफी खा जाते हैं। और अगर आप इस चीज से परेशान हैं तो सॉल्यूशन के लिए आप एक बार एम स्टॉक ऐप कंसीडर कर सकते हो। M-Stock comes to you from the house of Mirai Assets, जो पिछले 15 सालों से मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर है। M-Stock की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जीरो ब्रोकरेज का प्लान होता है, यानी कि एक बार आप इनका 999 का प्लान लेते हैं तो आपका लाइफ टाइम जो ब्रोकरेज चार्ज है वो जीरो हो जाता है। अगर आप 999 और ऐड करते हैं तो आपकी AMC चार्जेस भी फ्री हो जाते हैं, यानी कि एक बार पेमेंट करने पर आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। M-Stock अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी मना रहा है, और 1 साल के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स इस ऐप से जुड़े हैं, और 15 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं। मिराई एसेट एक ट्रस्टेबल कंपनी है, हजारों करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और ऐप की सबसे अच्छी बात है कि इनका इंटरफेस काफी इजी टू नेविगेट है। 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन और 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, साथ ही साथ पूरा इंटरफेस इजी टू नेविगेट है, और आपको वॉइस सर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप M-Stock को ट्राई करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप जाके M-Stock पर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अगली और न्यूज की बात करूं तो एक आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, एक रेलवे से रिलेटेड है,
और 2 और है, मतलब काफी ज्यादा मजा आएगा, समझाता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO WHO ने हाइपरटेंशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। अभी तो आप सब जानते हैं कि भाई इंडिया में ऐसी बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इसका प्रेवलेंस बहुत है। मतलब इन सब ऐसी बीमारी है जिनके मरीज आपको हर दूसरे घर में मिल जाएंगे। इनफैक्ट लगभग 19 करोड़ मरीज हैं सिर्फ हाइपरटेंशन के। और इस बीमारी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि क्योंकि इसके कोई खास सिम्टम नहीं होते तो ये ज्यादातर डिटेक्ट नहीं हो पाती। और ये रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि ज्यादातर लोग इसको डायग्नोस इसलिए नहीं कर पाते या ट्रीट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता वो इससे पीड़ित है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इसका कोई खास सिम्टम नहीं होता तो ये अनडिटेक्टेड चली जाती है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि भाई वो इस कंडीशन से पीड़ित है, क्योंकि उनके मुताबिक तो उनका जी में चल रहा है। WHO ने कहा है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इसको सिर्फ मॉनिटर किया जाए तो अगले 15 सालों में 50 लाख लोगों की जान बच सकती है। आपको बस करना कुछ नहीं, अपनी बॉडी को मॉनिटर करना है और रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। रिपोर्ट में इसके मेजर रीजंस भी बताए गए हैं जो बेसिकली 2 हैं। एक है आपकी डाइट और एक्सरसाइज, खासकर अगर आप टोबैको कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट, छैनी, गुटखा वगैरह, या वर्जिश नहीं करते हैं तो आपको ये हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। और प्रिकॉशन के भी तरीके बताएं कि आपको ज्यादा दारू नहीं पीना है, अपनी डाइट में फल सब्जी थोड़ा ज्यादा इंक्लूड करो, नमक थोड़ा कम खाओ, संडे शो रेगुलरली देखो और सार्थक गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बोला है यार, मत मानो तुम, बाद में मत कहना कि भैया हमको शुगर है, बिना चीनी की चाय पिला दो। बंदा बोल रहा है उसके लिए आपकी से बता, जो भलाई का जमाना ही नहीं है भाई साहब। अगली न्यूज है रेलवे से। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि रेलवे ने एक्स ग्रेशिया रिलीफ 10 गुना बढ़ा दी है। मतलब कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आज तक फिरुल्लाह आपको कुछ हो जाता है तो आपके मरने पर रेलवे आपको 5 लाख रुपए देगी और सीरियस इंजरी पर रेलवे आपको 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी, जो कि मुझे लगता है कि 10 गुना बढ़ाने के बाद भी कम है, क्योंकि आजकल प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो 2.5 लाख रुपए तो साला एसी की हवा सूंघने के ले लेते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा। अगली न्यूज है लीगल। और अगर आपके घर में कोई नाबालिग बच्चा है, मतलब नाबालिग क्या आजकल तो सभी पता होता है उनको, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि जैसे एक दारू पीने की एक लीगल एज होती है, वैसे ही अब सरकार को सोचना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया यूजेज की भी एक लीगल एज बनाई जानी चाहिए। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया को बहुत सावधानी से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि ये उनके माइंड को करप्ट कर सकता है। भाई ना कि आपको लग रहा है आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा, वो बिग बॉस के फैन पेज चला रहा हो, क्या पता। फुकरा आर्मी, अभिषा लवर्स, एल्विस मनीषा फैन पेज, राव साहब के छोरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोक सपाट इसी को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था जहां हमने बताया था कि कैसे सोशल मीडिया जो है, जो हर सबको अब एक्सेसिबल हो गया है, कैसे इसके यूसेज से हम जो बच्चों को भी इससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो इसका कंटेंट रहता है बिना मॉनिटर किए बच्चों के पास जा रहा है और उनकी मेंटालिटी पे क्या असर पड़ रहा है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जाके बिल्कुल देख सकते हो। और यही चीज अब कोर्ट भी बोल रहा है। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। और ये मीम जो है ये यहाँ फिट नहीं बैठा था बल्कि बिठाया गया है, क्योंकि अगली खबर थोड़ी दुखद है। अखिल मिश्रा जी जो इस मीम के पात्र हैं, मतलब जो 3 इडियट्स मूवी में जो लाइब्रेरियन बने थे ना, उनका इस हफ्ते देहांत हो गया। अखिल मिश्रा साहब 67 वर्ष की आयु के थे और उनके हेल्थ कंडीशंस के चलते इस हफ्ते उनकी मौत हो गई। एंड मुझे सुन के काफी बुरा लगा क्योंकि हम अपने शो में कई बार इनका ये वाला मीम यूज किया है। इनफैक्ट पिछले ही एपिसोड में हमने एक यूज किया था। एंड अगर देखा जाए तो ये कितना अजीब है, कितना वियर्ड है एंड एट द सेम टाइम कितना ब्यूटीफुल है कि रैंडम लोग हमारे जीवन का ऐसे हिस्सा बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हमें वो छोड़ के भी चले जाते हैं। मेरी एक दोस्त है प्रीति, वो एक बात बोलती है कि कभी भी कोई इंसान हो तो उसके मरने के बाद कई बार होता है कि हम एक स्पीच देते हैं, हम उनके जब वो चले जाते हैं तो हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, है ना। कई बार तो ऑबिटरी एक स्पीच होती है, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान कभी कोई जब जीवित है और अगर आपकी लाइफ में वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है, उसके होने से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपकी जिंदगी को किसी तरह से बेहतर बनाता है, तो उसके बारे में आप उसके जीते जी अच्छी बातें करो ना। मरने के बाद पता नहीं चलता किसी को कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू करता है तो उसके जीते जी उसे अप्रिशिएट करो। और ये बात भी मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, है कि नहीं। नॉनसेंस। पहली नॉनसेंस न्यूज है आंध्र प्रदेश से, जहां पर रात को एक बिल्कुल धूम स्टाइल चेज देखने को मिला। हुआ क्या कि देर रात को कुछ लोग एक मिनी ट्रक में, वो छोटा हाथी में माल स्मगल कर रहे थे। हाँ, माल। पुलिस को पता लग गया, उन्होंने गाड़ी पीछे लगा दी और पीछा करना शुरू कर दिया। देर रात को फुल चोर पुलिस, फास्ट एंड फ्यूरियस। और जब हमारे स्मगलर भाई लोग समझ गए कि भाई पुलिस फुल हाथ धो के पीछे पड़ गई है, तो ये लोगों ने क्या किया कि भाई गांजे की बोरी उनकी गाड़ी के सामने फेंकने लगे। बताओ, इतना माल सब वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा तो किसी कॉलेज हॉस्टल के अंदर घुस जाते। भाई जब तक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती, लौंडे टैक्सी चला रहे होते। जोक नहीं समझे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल इग्नोर करने का, सब मोह माया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। एक और सुनो खतरनाक न्यूज। यूपी में 112 इमरजेंसी हॉटलाइन पर पुलिस को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि सुनो, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ना, 21 तारीख को उसे बम से उड़ा दिया जाएगा।
अब ऑब्वियसली भाई हड़कंप मच गया, पुलिस से लेकर सारी एजेंसियां भाई वो सतर्क हो गई, शहर को हाई अलर्ट पे लगा दिया गया। जब नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि बरेली जिले के किसी गांव का है। पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा कि भाई बताओ दहशतगर्द कहां है यहाँ पे। मोहल्ले वालों ने बोला वो घर। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि 12 साल का एक लौंडा था, 8th क्लास में पढ़ता था, इसने फोन लगाया था। और जब पुलिस ने पूछा कि बेटा ये क्यों हरकत की, तो बोला कि सर जानकारी तो सही है, मैं बस आपको सतर्क कर रहा था। पुलिस ने पूछा जानकारी लेकिन मिली कहां से, कह रहा YouTube चैनल से। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। जापान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हुई जहां पर बुलेट ट्रेन के अंदर 2 रेसलर्स लड़ाई कर रहे थे, फुल WWE स्टाइल, जॉन सीना रोमन रेंस चल रहा है बुलेट ट्रेन के अंदर। वहां पर एक रेसलिंग कंपनी है जिन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज करवाया था और लोग भी खूब मजे ले रहे थे। लेकिन जापान ना इस मामले में डेवलप नहीं है। मतलब यहाँ ये मैच ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। अरे कभी आओ हमारी दिल्ली मेट्रो में यार, वहां आधे लोग ट्रैवल करने, आधे लोग लड़ने जाते हैं। धक्का मुक्की तो ट्रेन में चढ़ने के बाद शुरू होती है। वहां पर सीट साइड में लगी ही इसलिए है ताकि बीच में लोग लड़ सके। दिल्ली मेट्रो में 3 तरह के लोग ट्रैवल करते हैं, एक गाली देने वाला, एक मारपीट करने वाला, भैया तीसरा कोई गाली मारपीट कर रहा है, कोई रिकॉर्ड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, आजकल पॉजिटिव न्यूज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जब देश की पार्लियामेंट में ऐसी भाषा यूज की जाती हो तो हर चीज को थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल वी ट्राई। हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के होम टाउन शांति निकेतन और होयसाला के मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ अब देश में 42 कुल मिला के 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जो कर्नाटका राज्य से आता है उनको पता होगा कि जो होयसाला के मंदिर है, इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो होयसाला साम्राज्य में बनाए गए थे लगभग 800वीं सदी में। और ये ना आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनकी नक्काशी है, वो बहुत खूबसूरत है। तो अभी आप कर्नाटका आपका जाना हुआ तो बिल्कुल जाना। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने से होता क्या है। देखो तो ऑब्वियसली एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, इंटरनेशनल केयरिंग मिलती है, फंड्स मिलते हैं, वो बात तो अपनी जगह है ही। पर दूसरी बात ये भी है कि किसी कंट्री में कितनी भी जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री की जो सिविलाइजेशन है और जो उसका कल्चर है वो कितना रिच है। इसका एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कुछ टाइम पहले ना मैं बनारस गया था, तो कभी आप बनारस जाओ तो वहां की किसी भी गली में आप चले जाओगे ना, तो उनकी हर गली में आपको कुछ ना कुछ आपको एक इमारत, एक ऐसा मंदिर मिल जाएगा जो कम से कम कुछ नहीं तो 400 या 500 साल पुराना है। तो वो देखकर आपको लगता है कि भाई हम जो अभी देख रहे हैं अपने 21वीं सदी में चल रहा है, कितना साल पुराना इतिहास है हमारा, हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ बनाया है और उस टाइम पर जब बनाया है तो कितना हेरिटेज है, कितनी धरोहर है जो हमारे पास छोड़ के गए हैं। और उसको जब आप देखोगे, जाओगे उन जगह पर, उनको परखोगे तो काफी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और उसमें एक पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन देना हो तो उसमें यही बोलूंगा कि जो बीजेपी सरकार है इस वक्त की, उसने इस मामले में बड़ा अच्छा काम किया है। कई सारे, अगर आपके देश में कहीं भी आप हो, कोई भी अगर ऐसा कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसको प्रिजर्व बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। एक पॉइंट पे ऐसे था कि भाई जो बड़े बड़े किले हुआ करते थे शहरों में, वो वहां पे उनके देखरेख अच्छी तरीके से नहीं होती थी क्योंकि एएसआई के पास फंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। अभी एएसआई की फंडिंग बढ़ा दी गई और जगह जगह जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उनका कम से कम सुंदरीकरण हो रहा है। और अभी हाल ही में ये भी आया था कि अब एएसआई ला रहा है कि भाई जो कॉर्पोरेट हैं वो मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उनकी देखरेख भी अच्छी तरीके से होगी। और इससे सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं। एक तो हमारी कल्चर आइडेंटिटी है, उसके बारे में हमें ज्यादा सीखने को मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, टू नेम ऑफ यू। चलो छोटी सी एक हैप्पी न्यूज मणिपुर राज्य को लेकर। मणिपुर एक ऐसा राज्य जिससे पिछले कुछ महीनों में सिर्फ दर्द बहकर आया है हमारे पास। मणिपुर राज्य के कई सारे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, लेकिन वायलेंस के चलते कई सारे बच्चे ऐसे थे जो इनके घर जल गए, कुछ पलायन कर गए और कुछ का तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। अब इसी बीच केरला की कन्नूर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। उन्होंने 70 ऐसे मणिपुर के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया है, जिनसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि आप पुरानी अपनी एडमिशन टीसी वगैरह कुछ नहीं, नए कोर्स में आपको चाहो तो आप एडमिशन ले सकते हो। उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, उनको खाने का, लॉजिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां के जो बच्चे हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं इन मणिपुर के स्टूडेंट्स को, ताकि वो पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू कर पाए। और एक ऐसा छोटा सा स्टेप है, एक यूनिवर्सिटी के लिए 70 कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर देश की हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लें और बाकी बच्चों को हेल्प करें तो कितना अच्छा और कितना बढ़िया एग्जाम्पल सेट करता है। एंड टॉकिंग अबाउट सेटिंग एन एग्जाम्पल, आपने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी है? उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक टाइम पे रेलवे में जाके चोरी करता है, बच्चा होता है वो जाके ना रेलवे पे से रोटियां चुराता है, बगल में ही आगरा में फिर जाके छोटे मोटे चप्पल चुराने के काम करने लगता है एंड बहुत जल्दी वो क्राइम की दुनिया में चला जाता है। ओरिजिनली होता है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं होता, तो दुनिया के जंजाल में फंस जाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगते हैं, पॉकेट मारी करते हैं और ऐसे करते करते धीमे धीमे दे स्टार्ट बिकमिंग दिस, क्या कहते हैं ना उसको, बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। और इसी को सुधारने की बड़ी अच्छी पहल की है मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस ने,
जिन्होंने रेल पुलिस पाठशाला नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें करते क्या है कि वो अपने रेलवे स्टेशन के पास ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीक क्लास से आते हैं, जिनका एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और जो छोटी मोटी क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको उठा के वो एक नई जीवन देने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको किताब दिए हैं, बस्ते दिए। और ये जो पढ़ाते हैं ये पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं, कोई कांस्टेबल है, कोई डीसीपी है, कोई ये है, कोई आरपीएफ का बंदा है। और आते आते वो अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के बाद इन बच्चों को पढ़ाते हैं। 2-3 चीजें से अच्छी हो रही हैं। एक तो उनके लिए भी एक अच्छी कम्युनिटी एक्सरसाइज है ना, क्योंकि पुलिस का काम इतना टोल टेकिंग होता है कि उनको आके एक रिलीफ मिल जाता है इससे। और दूसरा, बच्चों को भी इसमें हेल्प मिल रही है, उनको फ्री में एजुकेशन मिल रही है और पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है हमारे देश में और मुझे लगा ये इनिशिएटिव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दो। देखिए, जमाना ना थोड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी तो उस पर चर्चा होती थी, प्रतिक्रियाएं दी जाती थी। अब अगर न्यूज आती है तो उस पर जनता क्या करती है, मीम्स बनाती है? आजकल की जनता बालक, ये तो आप जानते ही होंगे। और जो सबसे बेस्ट मीम्स होते हैं उन्हें मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर किया जाता है और उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं अगले सेगमेंट में, शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? वरुण पेरू नाम का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसकी एक बड़े अच्छे पोस्ट वायरल हुई जिसमें इन लोगों ने क्या किया कि एआई से हमारे मोदी जी और वहां के मेलोनी जी की शादी करा दी और उसका नाम रखा मेलोडी। और तुम पूरी फोटोज देखो, मोदी जी वरमाला के साथ, मेलोनी जी फुल अटायर में है। ये देखो दोनों बढ़िया हैप्पी कपल की फोटो, ये देखिए विदाई के समय की फोटो। अगर आप जूम करके साइड में देखोगे तो आपको एकनाथ शिंदे भी दिखेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पूरी जनता ने हमारी मोदी जी और मेलोनी जी की पिछले हफ्ते में इतने मीम्स बनाए ना, इतने मीम्स बनाए ना, कुछ कुछ तो ऐसे मीम्स बना दिया कि भाई शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। 4 स्टेज ऑफ रिलेशनशिप इन कॉलेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, उसी को लेकर एक नया हमारा एंथम आया है जिसको आप सुन लोगे तो आपको टोनी कक्कड़ ज्यादा अच्छा लगेगा। क्रिकेट फैंस हु सॉ 2011 वर्ल्ड कप एंथम वाचिंग द 2023 वर्ल्ड कप एंथम। ऑथेंटिसिटी तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थालियों में सुनार की दुकान पे मिलेगी। यार वो था एड़े पैड़े दे घुमा के, सुना है तुमने? गुत्थी गुत्थम, मतलब भाई आज भी सुनता हूं मैं, वर्कआउट सॉन्ग है मेरा वो। एक एमी जैक्सन की भी बड़ी फोटो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि भाई वो बारबी और ओपेनहाइमर की कहीं ना कहीं मिक्स लग रही हैं। This is what you get after Oppenheimer marries Barbie. Lawrence Bishnoi and Goldie Brar and taking responsibility on any killing. हम फर्स्ट। हाँ, इनका अलग चल रहा है। वहां कोई होता है बिश्नोई गैंग टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां गोल्डी ब्रार टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैं हूं, मुझसे बाइक गेट के अंदर नहीं रखी जाती हर रात को। ये लोग मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। फन फैक्ट, सार्थक गोस्वामी इज द यंगर ब्रदर ऑफ अर्नब गोस्वामी। ब्रो, इट्स जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। ऐसी तैसी तुम्हारी हैं हम। क्या बात कर रहे हो यार, कुछ तो ऐसे लाइफ में करने दो। ऐसी छोटो, अगर गोस्वामी नाम होने से थोड़ा भला हो रहा है, थोड़ी रिपब्लिक की थोड़ी सी जायदाद अगर मेरे को मिलने की उम्मीद हो रही है तो उनको क्या दिक्कत है यार? भाई अपन भाई है ना। नॉलेज बढ़ाते हो, नॉनसेंस सेक्शन में हीमोग्लोबिन बढ़ाते हो, सुविचार में कभी कभी आंसू भी ले आते हो। एक ही वीडियो में इतना कुछ कैसे कर लेते हो? फकीर आदमी हूं ना, टॉनिक पीता हूं। तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, आ चलती क्या आए 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 आए। ओह, देयर आर सम मीम्स व्हिच टॉक टू यू। कुछ मीम होते हैं जिन्हें पढ़ा जाता है, कुछ मीम होते हैं जो सामने से बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। वेरी गुड असजद काज़मी भाई। मी स्पीकिंग ऑन इंग्लिश ऑन कस्टमर केयर। No. Yeah. How my parents see me. Yes. I will. Boss. But this phone I order not working. No, tomorrow only want. Yes. Delivery address correct. No return. Only refund. Yes. Source account. Every examination all seen. Candidate invigilator. नाम गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। गुलाब सिंह, लखन सिंह हरियाणा वाले। गुल्लू? कुत्ते का नाम गुल्लू? अरे यार, थोड़ी मर्यादा रखिए। The picture that's Indian enough. I think ये वाली चम्मच हर एक इंडियन घर में है ना? ऐसा वो चम्मच जिसके ऐसे हैंडल पे डिजाइन बना हुआ है। हाँ, ये तो इसने भी रखा है। तुम्हारे घर पे भी है? नेशनल चम्मच ऑफ इंडिया। ये नेशनल चम्मच, हाँ, सबके घर पे नेशनल चम्मच ऑफ इंडिया। हाई टाइम वी डिक्लेयर दिस इज द नेशनल चम्मच ऑफ इंडिया। ये सार्थक जनता पार्टी का, मेरे ख्याल से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये हमारे इंस्टाग्राम पर हमने एक चैनल बनाया है जो ब्रॉडकास्ट चैनल, उसका नाम है सार्थक जनता पार्टी। उसमें हम ऐसे इश्यूज उठाते हैं। तो उसमें से एक हमारा इशू है वन नेशन वन रिलेशनशिप। हाँ, अब होगा कि इसको नेशनल चम्मच ऑफ इंडिया डिक्लेयर करना चाहिए ऑफिशियली। तो ये थे इस हफ्ते के बेस्ट मीम्स और इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आप हमारे न्यूज़लेटर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो प्लीज यहाँ पर स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हफ्ते भर की सारी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस के थ्रू डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर की जाती है। प्लीज ये स्कैन है, जरूर कर सकते हो आप। अगर आपको ये शो पसंद आया तो बाकी सारी न्यूज भी हम डायरेक्टली ही डिलीवर करते हैं अपने मेंबर्स को। ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.